आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है। तो ठीक है, हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे थे, कल थोड़ा सा बच गया था, बेंच थोड़ा सीधा कर दीजिएगा। तो वर्क पावर एनर्जी हम पढ़ा रहे थे, कल थोड़ा सा बच गया था 10-15 मिनट का, ठीक है ना। तो उसको मैं आज कवर कर दे रहा हूँ और फिर कल से, मतलब कल संडे है, संडे के बाद मंडे से जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है ना। ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट बच गया था, मैं स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को ग्राफ से समझा रहा था। मैं स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को ग्राफ से समझा रहा था और कुछ स्प्रिंग के संदर्भ में बात बता रहा था। तो तभी टाइम खत्म हो गया था, तो 10-15 मिनट में मैं कवर कर लेता हूँ। और उसके नेक्स्ट पीरियड से क्या होगा कि हमारा मंडे से जब भी क्लास चलेगी तो क्या चलेगी, तो हमारी कौन सी क्लास चलेगी, तो हमारी न्यूमेरिकल्स की क्लास चलेगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, इसका आज लास्ट लेक्चर है थ्योरेटिकल लेवल पे, ठीक है ना। वर्क पावर एंड एनर्जी इस चैप्टर का आज लास्ट डिस्कशन है, 15-20 मिनट का थ्योरेटिकल लेवल पे। इसके बाद सिर्फ इसके क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कल तक खूब डिटेल में पढ़ा चुके थे। स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कल तक बहुत डिटेल में पढ़ा चुके थे। अब मैं आपको उसको ग्राफ से कुछ बातें समझा रहा था, तब तक जो है टाइम खत्म हो गया। तो फिर से देखिए, अगर वाई एक्सिस पे आपने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की है और एक्स एक्सिस पे आपने डिस्टेंस प्लॉट किया है, अगर वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की है और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट किया है और ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, ग्राफ आपका अगर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके का अगर आपका ग्राफ आ रहा है, तो ये पॉइंट जो ए है, इस पॉइंट को ए मानिए, इस पॉइंट को बी मानिए और इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को सी मानिए, ठीक है ना। तो ये केस होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, ये केस होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस और ये आपका होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस, ठीक है ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, हर केस में माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, हर केस में माइनस डी यू बाई डी एक्स या नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। तो हर केस में नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक है ना। तो चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, तीनों इक्विलिब्रियम तो है ही ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जीरो। और माइनस डी यू बाई डी एक्स किसी कर्व पे क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स किसी कर्व पे क्या होता है, उस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसका टेन, यही माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे माइनस डी यू बाई डी एक्स जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, जीरो। और इस पॉइंट पे भी जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा जीरो, और इस पॉइंट से भी जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो जीरो। ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ही, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो जब हम तीनों केस में टेन लेंगे तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो। यानी कि इस पॉइंट पे जो डी यू बाई डी एक्स आएगा, यानी ये फोर्स आएगा, वो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो तीनों ही इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल। स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल से क्या मतलब है, कल मैं बहुत अच्छे से समझा चुका था, थोड़ा सा मैं इसका एनालिसिस और कर दूं। अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर मान लीजिए इस ग्राफ में यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए O, और इस जगह कोई पॉइंट है O डैश, यानी कि इक्विलिब्रियम से जब हम इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैंने कहा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो उसी को मैं ग्राफ से बड़ा बढ़िया समझा रहा हूँ कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा इधर गए, मान लीजिए O डैश पे आए, ठीक है ना, और या थोड़ा सा इधर गए यानी O पे आए, तो जब हम O डैश पे आएंगे तो हम क्या देखेंगे, टेंजेंट ऐसे है, टेंजेंट कैसे है, ऐसे है, यानी कि एक्यूट एंगल बना रहा है। टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल। इसका मतलब इस पॉइंट पे डी यू बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे डी यू बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल। तो डी यू बाई डी एक्स इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो वही डी यू बाई डी एक्स है। तो इस पॉइंट पे जो डी यू बाई डी एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि फोर्स निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो जब इक्विलिब्रियम से हमने थोड़ा इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर की ओर लगा, ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है भाई। इस जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें ये डायरेक्शन निगेटिव है एक्स एक्सिस का और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है एक्स एक्सिस का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब इससे हम इधर जाएंगे तो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं
कि डी यू बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, फोर्स होता है। तो इससे जब थोड़ा इधर जाएंगे तो फोर्स इधर लगेगा, और इससे जब थोड़ा इधर जाएंगे तो उसी डिस्कशन में फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में आ रही है? जब इससे इधर जाएंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, ये एंगल, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है जो कि ऑब्ट्यूस है, तो इसका टेन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बात में समझ आई? मत करिए, हाथ ऐसे नहीं करिए। तो इसका टेन क्या आएगा, निगेटिव आएगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। और जब इसका टेन निगेटिव आएगा और माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही फोर्स होता है, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम से जब हम इधर जाते हैं तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इक्विलिब्रियम की ओर, और इक्विलिब्रियम से अब इधर जाते हैं तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि फिर इक्विलिब्रियम की ओर। भाई यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन इधर हुआ इक्विलिब्रियम की ओर, और यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन फोर्स का इधर हुआ इक्विलिब्रियम की ओर, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। एक बात और आप देख रहे होंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है, हर केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ये ग्राफ है, ये पोर्शन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दिखाता है, तो चाहे ये पॉइंट ले, 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 स्ट्रेट लाइन है, तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो इस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, कोई भी एक फिक्स वैल्यू होगी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है ना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने आपको ग्राफ से समझा दिया कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम दाएं बाएं जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो फोर्स लगेगा वो इक्विलिब्रियम की ओर लगेगा, ठीक है ना। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम दिखा दें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है बॉडी, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है ना, तो इस पॉइंट से अब थोड़ा इधर जाएंगे तो आप देखिए ये टेंजेंट हुआ, इस पॉइंट से अब थोड़ा इधर इस पॉइंट पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये हो गया। बात समझ में आई? तो ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। इस पॉइंट पे माइनस डी वाई, अरे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट, देखिए ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट से अब थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आए, अभी यहाँ इस पॉइंट पे थे और थोड़ा सा डेविएट करके इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट पे आ गए, मान लीजिए ये एक्स है, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने एक्स कहा, तो इस पॉइंट एक्स पे जो इस ग्राफ पे टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट एंगल होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्यूट एंगल का टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा खिसकेंगे तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम से दूर। इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हम खिसकेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि इक्विलिब्रियम से दूर। यानी कि एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही होता चला जाएगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो नेट फोर्स कहाँ लगता था, इक्विलिब्रियम की ओर, मतलब इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, स्टेबल का मतलब है कि थोड़ा सा उसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम डिस्प्लेस करें, इधर देखिए मेरी ओर, तो क्या होता है, इधर देखिए इधर, तो क्या होता है, वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का प्रयास करती है। अनस्टेबल का मतलब है थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो डिस्टर्ब होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये सब कल डिस्कशन हम कर चुके थे। और न्यूट्रल का मतलब है कि किसी भी पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होगा, हर केस में इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अब इस पॉइंट से जब हम इधर कहीं आएंगे, इस पॉइंट से जब हम इधर कहीं आएंगे तो ये टेंजेंट होगा। इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से मान लीजिए किसी पॉइंट यहाँ पे आ गए, एक्स डैश पे आ गए, तो इस एक्स डैश पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो ये होगा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा थीटा डैश, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, तो उसका टेन क्या होगा, निगेटिव होगा, उसका टेन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि इस पॉइंट पे एक्स डैश पॉइंट पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है ना। और माइनस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसको कह रहा हूं, इससे थोड़ा इधर जाएंगे तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इस बॉडी पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम से अवे लगेगा।
ठीक है ना। और इस साइड जब आएंगे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस साइड आएंगे, तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव साइड लगेगा, यानी फिर इक्विलिब्रियम से आगे अवे लगेगा, ठीक है ना। इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इसलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आ गई। तो ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए। जो कल थोड़ा सा टाइम कम मिल गया था, जल्दी जल्दी मैं बोल नहीं पाया, टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन मैंने कर लिया। अब 5 मिनट और बोलना है, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आपका जो है थ्योरेटिकल लेवल पे पूरा खत्म। और जब आप सवाल लगाएंगे तो दिमाग खुलता जाएगा, जितना सवाल लगाएंगे उतना एप्लीकेशन आप करेंगे, उतना आपका ब्रेन टैक्स होता जाएगा और उतनी बढ़िया इंटरकनेक्टिविटी आती जाएगी, ठीक है ना। तो कल तो संडे है, लेकिन मंडे से जब मैं क्लास रिज्यूम करूँगा तो न्यूमेरिकल्स रिज्यूम करूँगा, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स में कितना लगाऊंगा? न्यूमेरिकल में सिर्फ मेडिकल लगाऊंगा, सिर्फ मेडिकल के न्यूमेरिकल वर्क पावर एनर्जी के लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आईआईटी भी हैंडल करता हूँ तो 10-15 वीडियोस, पीरियड भी यहाँ शॉर्ट है, पीरियड भी शॉर्ट है, 10-15 वीडियोस और लग जाएंगे, 10-15 क्लासेस और हो जाएंगी। तो उसमें फिर हमारा जो एम है, वो फिलहाल का एम क्या है कि ग्रेविटेशन तक सारा बेसिक्स हम पढ़ाते हैं विद इन 1 मंथ, है ना। लेकिन केवल कोरा बेसिक पढ़ाएंगे, कुछ भी सवाल नहीं लगाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो सब मिला जुला के ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग जो है मेडिकल पास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक के न्यूमेरिकल हर चैप्टर के लगा लेते हैं और बेसिक्स पढ़ा के कम से कम एक बार सिलेबस कवर कर देते हैं ना। फिर हाफ ईयरली देने के बाद फिर से हम लोग शीट लगाना शुरू कर देंगे और आईआईटी पास्ट 10 ईयर्स लगाना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है, एकदम कन्विंस है। तो अब लीजिए थोड़ा सा डिस्कशन मैं और कर लूँ और वर्क पावर एनर्जी आपकी थ्योरेटिकल लेवल पे एकदम मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्कशन मैं और कर दूँ और वर्क पावर एनर्जी थ्योरेटिकल लेवल पे आपकी मैं एकदम 100% क्लोज करने जा रहा हूँ। बहुत गौर से देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन मैं और कर दूँ और वर्क पावर एनर्जी आपका थ्योरेटिकल लेवल पे मैं 100% क्लोज करने जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर से आप कुछ लोग इस चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, तो कम से कम इस चैप्टर से मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें, ठीक है ना। तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आइएगा, सारे वीडियोस देख कर आइएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके आइएगा, जिससे कि मैं मंडे से जब न्यूमेरिकल लगाऊं तो मुझे ये ना कहना पड़े कि ये मैंने बताया था। बेसिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हर तरह का बेसिस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, लाइन से आपके सारे बेसिक्स तैयार होने चाहिए वर्क पावर एनर्जी के, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग शुरू करें, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्प्रिंग के बारे में। अगर कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग का ये मान लीजिए नेचुरल स्टेट है, मान लीजिए स्प्रिंग का ये नेचुरल स्टेट है x बराबर 0, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए इस स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया और नेचुरल स्टेट से x0 एक्सटेंशन आ गया। नेचुरल स्टेट ये है x बराबर 0 और नेचुरल स्टेट से अगर हमारा एक्सटेंशन आ गया x बराबर x0 तक, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर जो स्प्रिंग एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी? हाफ के x0², जहाँ के क्या होगा? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग टू स्प्रिंग डिफर करता है, ये न्यूमेरिकल में दिया होगा, ठीक है ना। केवल एक्सटेंड करने से ऐसा नहीं होगा, अगर x0 कंप्रेस भी कर देंगे तो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो भी स्प्रिंग की स्प्रिंग एनर्जी इतनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब एक्सटेंड करेंगे तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटेंशन के अगेंस्ट लगेगा। बात समझ में आई? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करने का प्रयास करता है। जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, और जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उधर लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर x0 एक्सटेंशन या कंप्रेशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? kx0। अगर x0 एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, अपने नेचुरल स्टेट से अगर स्प्रिंग का एक्सटेंशन या कंप्रेशन x0 है, तो उसके ऊपर स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी वो kx0 के बराबर होगा, जहाँ k क्या होगा? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करेगा, ये आपका न्यूमेरिकल में दिया रहता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाएगा स्प्रिंग उसको नेचुरल स्टेट में लाने के लिए अपने आप को, वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो एक्सटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर एक्सटेंशन, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, और अगर स्प्रिंग को x0 से कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग उधर फोर्स लगाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी हाफ के x0 के बराबर होती है। ये मैं कहिए तो प्रूफ करके दिखा दूं, हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी टाइम है तो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ ऐसे है कि मान लीजिए कि
वर्क कितना होगा, जितना वर्क करेगी स्प्रिंग, जितना स्प्रिंग वर्क करेगी वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जितना स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा वही तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। बात समझ में आ रही है? तो वही वर्क निकाल दें और वही वर्क निकाल दें x0 एक्सटेंशन पे, तो वही हमारी क्या कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बात आप और देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है kx0 होता है, यानी कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। बात समझ में आ रही है? x बराबर 0 से x बराबर x0 तक जब स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो दोनों केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाती है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वो फोर्स वेरी करता है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन निकालेंगे और यही टोटल वर्क डन आपकी स्प्रिंग एनर्जी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे करेंगे जैसे मान लीजिए कि जब क्या कहते हैं, जब मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट था, जब x डिस्प्लेसमेंट था तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना था, kx। ठीक है ना। जब x डिस्प्लेसमेंट था तो रिस्टोरिंग फोर्स kx था। ठीक है ना। और x डिस्प्लेसमेंट से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, बहुत ही डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, निग्लिजिबल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो उस दौरान kx को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उस दौरान जो छोटा सा वर्क डन dw होगा वो क्या होगा, kx dx। ठीक है ना। तो टोटल वर्क जब निकालना होगा तो टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन ऑफ dw और लिमिट पुट करेंगे x बराबर 0 से x बराबर x0 तक, ये हम लिमिट पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा और टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw और लिमिट पुट करेंगे x बराबर 0, यानी कि जब स्ट्रिंग अनस्ट्रेच थी, जब अनस्ट्रेच पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग थी से लेकर x बराबर x0 तक, यानी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक। ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ kx dx और x बराबर 0 से x बराबर x0 तक। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो kx dx क्या आ जाएगा, kx²/2। क्या आ जाएगा, kx²/2। और लोअर लिमिट आपकी x बराबर 0 है और अपर लिमिट x बराबर x0 है। जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वर्क डन जो आएगा, टोटल वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, वो क्या आ जाएगा, हाफ kx0²। और यही टोटल वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग या स्प्रिंग एनर्जी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? यही टोटल वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग या स्प्रिंग एनर्जी कहलाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं टोटल वर्क डन जो आ रहा है वो हाफ kx0² के बराबर आ रहा है। और यही बात मैंने यहाँ कही थी, यही बात मैंने यहाँ कही थी कि नहीं कही थी? इस तरीके से मैंने इस बात को प्रूफ करके भी दिखा दिया, सिद्ध करके भी दिखा दिया। बात समझ में आ रही है? हालांकि बात समझ में आई? तो अब चलिए 2-3 मिनट और बचा है तो थोड़ा मोड़ा डिस्कशन कर लें। करीब करीब ये ख़त्म ही हो गया, अब कुछ भी ना करें तो भी काम चलेगा, लेकिन 2-3 मिनट में कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है, कुछ केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, खूब गौर से देखिए। कुछ छोटे छोटे केस मैं आपको बता रहा हूँ, खूब गौर से देखिए। कि जैसे मान लीजिए, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल लगाने में आपको थोड़ा सा सुविधा हो। जब आप सवाल लगाएंगे तो कुछ बात आप जानते रहें। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो देखिए ऐसा है कि देखिए अगर आपके पास एक ग्राफ दिया है, अगर आपके पास एक ग्राफ दिया है और उस ग्राफ में क्या है कि x एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट है, यानी स्प्रिंग का कितना एक्सटेंशन होता है वो x एक्सिस पे प्लॉट है, और y एक्सिस पे आपका जो है स्प्रिंग के द्वारा लगा हुआ स्प्रिंग फोर्स प्लॉट है। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट प्लॉट है x एक्सिस पर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे प्लॉट है और y एक्सिस पे क्या प्लॉट है, फोर्स। y एक्सिस पे क्या प्लॉट है, फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को s से कह रहे हैं तो मान लीजिए फोर्स होगा ks, और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं और y एक्सिस पे स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्लॉट कर रहे हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, k इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ k स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करें, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करें, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है। फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ होगा जो ओरिजिन से जाएगा। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है। इस ग्राफ की एरिया आप निकाल लेंगे। मान लीजिए कि इस ग्राफ की मान लिया आपसे कह दिया
कि डिस्प्लेसमेंट S बराबर S1, मान लीजिए S1 ये है और S2 ये है, तो अगर कह दिया डिस्प्लेसमेंट S बराबर S1 और S बराबर S2 के बीच कितना वर्क किया जाएगा, तो वो आप निकाल लेंगे। क्या होगा, वो वर्क होगा ये एरिया। अगर आपसे कह दिया डिस्प्लेसमेंट S बराबर S1 से S बराबर S2 तक कितना वर्क होगा निकालिए, तो वो वर्क होगा, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए और ये एरिया निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है, ये वर्क होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आप क्लोज कर दीजिए, अभी आप क्लोज करिए। अब जब हम सवाल लगाते जाएंगे, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए अभी, एक सेकंड रुक जाइए। अभी हम सवाल लगाते जाएंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत तरह के सवाल आएंगे, ठीक है ना, तो उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। अब आप थ्योरेटिकल लेवल में मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दीजिए अब।